हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो दिसंबर 2023 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा संजीव को। तो दोस्तों, संजीव को 2023 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो उनकी रचना मुझे पहचानों के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण गौर को उनके उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इस साल जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं उनमें 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह और 3 निबंध शामिल हैं। इसके अलावा एक आलोचना को भी इसमें शामिल किया गया है। 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं कि किसको किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो विजय वर्मा को डोगरी में, विनोद जोशी को गुजराती में, मंसूर बनिहाली को कश्मीरी में, सौरभ खैवम गंभिनी को मणिपुरी में, आशुतोष परिडा को उड़िया में, स्वर्णजीत सभी को पंजाबी में, गजे सिंह राजपुरोहित को राजस्थानी में, विनोद आसुदानी को सिंधी में, अरुण रंजन मिश्र को संस्कृत भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, स्वप्नमय चक्रवर्ती को बांग्ला का, कृष्णाथ खोत को मराठी का, राजशेखरन को तमिल का, प्रणब ज्योति को असमिया का, नंदेश्वर दैमारी को बोडो का, तारासीन बास्की को संथाली का, प्रकाश एस परेकार को कोंकणी का और टी पतंजलि शास्त्री को तेलुगु भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसी प्रकार से लक्ष्मीसा तेलपड़ी को कन्नड़ का, बासुकीनाथ झा को मैथिली का, युद्धवीर राणा को नेपाली का और आलोचना के लिए मलयालम लेखक ईवी रामकृष्णन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। सदिका नवाब शहर को उनके उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बात आई है साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो इसको कब स्थापित किया गया था? 1954 में। लेकिन पहली बार यह पुरस्कार कब वितरित किए गए थे? 1955 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं उनको, और इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको स्टडी कर से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी। ई बुक दोनों माध्यम में है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है, तो आप इसे ऐप से प्राप्त कर सकते। दोस्तों, अब आपके लिए खुशखबरी है कि ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है ऐप पर। तो इसको आप ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। इस ई बुक की खासियत की बात करें तो इसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया है। इसके अलावा लास्ट में आपको टॉप 500 एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। तो ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पूरी ई बुक को आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। तो तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से लड़कियों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बसों में फ्री यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदराजन, मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री हैं भट्टी विक्रमार्क। यहाँ पर विधान परिषद की 40, विधानसभा की 119, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 17 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल फतह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो अब्दुल फतह अल सीसी इजिप्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, यानी उन्होंने फिर से इलेक्शन जीत लिया है। उन्होंने 89.6% वोट हासिल किए हैं। दोस्तों, 2014 में वह पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे इजिप्ट के। इजिप्ट की अगर हम बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल इसकी काहिरा है। राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतह अल सीसी। प्रधानमंत्री हैं मुस्तफा मदबौली। यहाँ की करेंसी है मिस्र पाउंड। दोस्तों, 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति
अब्दुल फतह अल सीसी के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी को अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 9 जनवरी 2024 को यह राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाएंगे। अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, तो यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, लेकिन अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को आप याद रखिएगा, ये दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। इसी प्रकार से अर्जुन पुरस्कार भी अभी प्रदान किए गए हैं। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 से, और पिछले 4 वर्षों में विशेष उपलब्धि पाने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2023 में 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो उन सभी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ओजस प्रवीण देवताले ये तीरंदाजी से रिलेटेड हैं। अदिति गोपीचंद स्वामी ये तीरंदाजी से, मुरली श्रीशंकर एथलेटिक्स से, पारुल चौधरी एथलेटिक्स से, मोहम्मद हुशामुद्दीन बॉक्सिंग से, आर वैशाली शतरंज से, मोहम्मद शमी क्रिकेट से, अनुष अग्रवाल घुड़सवारी से, दिव्य कृति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेज से, दीक्षा डागर गोल्फ से, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी से, सुशीला चानू हॉकी से, पवन कुमार कबड्डी से, ऋतु नेगी कबड्डी से, इसके अलावा सरीन खो खो से, पिंकी लॉन बॉल से, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग से, ईसा सिंह शूटिंग से, हरिंदर पाल सिंह स्क्वैश से और अहेहिका मुखर्जी टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। इसके अलावा सुनील कुमार ये रेसलिंग से रिलेटेड हैं। अंतिम पंघाल ये रेसलिंग से रिलेटेड हैं। रोसी बिना देवी ये बुसू से रिलेटेड हैं। शीतल देवी ये पैरा आर्चरी से रिलेटेड हैं और अजय कुमार ब्लाइंड क्रिकेट से और प्राची यादव पैरा कैनोइंग से रिलेटेड हैं, जिन्हें 2023 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है इस बार? तो ललित कुमार को कुश्ती में, गणेश प्रभाकरन को मलखंब में, महावीर सैनी को पैरा एथलेटिक्स में, आरबी रमेश को शतरंज में और शिवेंद्र सिंह को हॉकी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड 2023 की बात करें तो जसकीरत सिंह ग्रेवाल को गोल्फ में, ई भास्करन को कबड्डी में, जयंत कुमार पुसीलाल को टेबल टेनिस में। इसी प्रकार से ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो कविता सेल्वराज को कबड्डी में, मंजूषा कंबर को बैडमिंटन में और विनीत कुमार शर्मा को हॉकी में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम है मिचेल स्टार्क। तो मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। उन्हें 24.75 करोड़ रुपए में केकेआर की टीम ने खरीदा है। और इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की पैट कमिंस को 20.50 करोड़ रुपए में सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा है। हर्षल पटेल को 11.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा है और वो इस बार के ऑक्शन में सबसे महंगे भारतीय बने थे। दोस्तों याद रखिएगा 2023 का आईपीएल का खिताब किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स ने। किसको हरा करके जीता था? गुजरात को हरा करके जीता था। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। और सबसे सफल टीमें कौन कौन हैं? चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। तो इन दोनों टीमों ने 5-5 बार इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का खिताब जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। किस संस्था के द्वारा यह मंदिर बनाया गया है? तो विहंगम योग संस्थान के द्वारा इसको बनाया गया है। दोस्तों इस मंदिर में 20,000 लोग एक साथ योगा कर सकते हैं। यह मंदिर 64,000 वर्ग फीट में बनाया गया है और इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 180 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला आयोजन है ये दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसमें हरियाणा ने पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों याद रखिएगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिव्यांग एथलीटों के लिए आयोजित किया गया था। इसमें 1450 पैरा एथलीटों ने भाग लिया था। इसका उद्देश्य है कि जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा दिया जाए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर जरूर याद रखिएगा।
शुभंकर का नाम उज्ज्वला है जो कि एक गौरैया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेडल टैली की बात करें तो हरियाणा पहले स्थान पर है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तीसरे पर, गुजरात चौथे पर और महाराष्ट्र 5वें स्थान पर है। अगर हम बात करें खेलो इंडिया पहल की तो खेलो इंडिया पहल की शुरुआत 2017-18 में की गई थी। और याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन है 2023 में ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबेन अज़हर भारत में किस देश के नए राजदूत बने हैं? आंसर हो जाएगा इजराइल। तो इजराइल के भारत में राजदूत कौन बने हैं? रूबेन अज़हर। वो भारत में राजदूत के रूप में तो काम करेंगे, इसके अलावा श्रीलंका और भूटान के राजदूत के रूप में भी काम करेंगे। दोस्तों इजराइल की बात आई है तो इजराइल एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। कैपिटल इसकी जेरूसलम है। राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यह एक यहूदी देश है, इसको आप याद रखिएगा। हनुक्का त्योहार यहूदियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है वहां से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। तो दोस्तों हरियाणा की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है और यह जो ट्रॉफी है ये क्रिकेट से रिलेटेड है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी को अपने नाम किया है। फाइनल में उसने किसको हराया है? राजस्थान को हराया है। दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका आयोजन 12 नवंबर से 16 दिसंबर 2023 तक किया गया है। 38 टीमों ने हिस्सा लिया था और यह वनडे ट्रॉफी है, यानी इसमें वनडे मैच खेले जाते हैं। और इसका आयोजन कौन करवाता है? बीसीसीआई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विजय हजारे ट्रॉफी का पहला आयोजन कब हुआ था? 1993-94 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किस पूर्व भारतीय कप्तान की जर्सी को रिटायर किया है? आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। तो एमएस धोनी की जो 7 नंबर की जर्सी थी उसको अभी हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा रिटायर किया गया है, यानी 7 नंबर की जर्सी अब किसी भी प्लेयर को नहीं मिलेगी टीम इंडिया में। और दोस्तों कुछ समय पहले सचिन तेंदुलकर की 10 नंबर की जर्सी को भी रिटायर करने का फैसला किया गया था बीसीसीआई के द्वारा। बात करते हैं बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पाने वाले डेनियल बरेनबोइम का संबंध अर्जेंटीना से है और वह एक पियानो वादक हैं। इसी प्रकार से अली अबू अब्बाद फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं, तो उनके शांति के लिए किए गए प्रयासों के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। राशि कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दोस्तों 2022 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के विजेता डिस्कस करते हैं, तो वो कौन कौन थे? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इन दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? अंतिम पंगाल को चुना गया है। तो भारतीय रेसलर या भारतीय पहलवान अंतिम पंगाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना है। दोस्तों यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जरूर आप याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है कोर्सियर सुर बेबे स्विट्जरलैंड में। इसका गठन कब हुआ था? 1912 में और यह कुश्ती के लिए विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा रिजुल मैनी ने। तो दोस्तों मिशिगन अमेरिका की मेडिकल की छात्रा रिजुल मैनी ने न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा स्नेहा नाम्बियार को मिसेज इंडिया यूएसए घोषित किया गया है और सलोनी राम मोहन को मिस टीन इंडिया यूएसए का खिताब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, साल्टन सागर किस देश में स्थित है जहां लिथियम की खोज की गई है? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो साल्टन सागर में अभी हाल ही में लिथियम की खोज की गई है और यह अमेरिका में स्थित है।
तो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है साल्टन सागर, जो कि कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी झील है। तो वहां पर लिथियम की खोज की गई है। दोस्तों यहां पर जो लिथियम पाया गया है उसकी कीमत बताई गई है $540 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा BR ललितांबिका को। तो इसरो की साइंटिस्ट हैं BR ललितांबिका, तो उन्हें अभी हाल ही में फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। लीजन ऑफ ऑनर की बात करें तो इसकी शुरुआत 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा कंचन देवी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं कंचन देवी। तो उन्हें अभी हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से वो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। दोस्तों बात करते हैं भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की, तो इसे 1986 में स्थापित किया गया था। देहरादून में इसका मुख्यालय है और यह एक स्वायत्त संस्था है और ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति विलियम सोमाइरूटो पहली भारत यात्रा पर आए थे? आंसर हो जाएगा केन्या। तो केन्या के जो राष्ट्रपति थे विलियम सोमाइरूटो, वो पहली बार भारत की यात्रा पर आए थे। दोस्तों बात आई है केन्या की, तो केन्या अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। कैपिटल इसकी नैरोबी है। विलियम रूटो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। करेंसी है केन्याई शिलिंग और केन्या ईस्ट अफ्रीका का एक देश है। केन्या दुनिया का 28वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और अफ्रीका का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। मोम्बासा केन्या का एक मुख्य बंदरगाह है। याद रखिएगा कि विक्टोरिया झील की सीमा केन्या से लगती है, तो विक्टोरिया झील का 6% हिस्सा केन्या में है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रेवंत रेड्डी। तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। अभी कुछ समय पहले दोस्तों तेलंगाना में इलेक्शन हुए थे 119 विधानसभा सीटों के लिए, जिसमें से कांग्रेस पार्टी ने 64 सीटें हासिल की हैं, यानी उसे बहुमत प्राप्त हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश फडणवीस का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक एक्टर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों एक फेमस टीवी शो था CID, उसमें इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स का रोल अदा करने वाले एक्टर दिनेश फडणवीस का अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कौन बना है? आंसर हो जाएगा रिज। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 रिज को चुना गया है। दोस्तों रिज शब्द का मतलब होता है रोमांटिक अपील। इसका इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति के स्टाइल और चार्म को बताने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा गीतिका कोल। तो दोस्तों गीतिका कोल जो हैं वो सियाचिन में तैनात हुई हैं और सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। 2023 की प्रथम महिलाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है? भावना कांत। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? M बीरा लक्ष्मी। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन है? ज्योति शर्मा। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी जोशी। सबसे युवा सांसद कौन है? चंद्राणी मुर्मू। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन है? इंदु मल्होत्रा। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? हिना जायसवाल। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो लाल डोहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो अभी मिजोरम में इलेक्शन हुए थे और जो जोराम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी है उसने जीत हासिल की है। तो 40 विधानसभा सीटों में उसने 21 सीटें जीती थी, यानी उसे बहुमत प्राप्त हुआ था और उसके नेता लाल डोहोमा को अभी हाल ही में मिजोरम का नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1987 को। राज्यपाल कौन है? कंभमपति हरिबाबू। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है और राज्यों में अगर हम बात करें तो त्रिपुरा, असम और मणिपुर से इसकी सीमा लगती है। तो 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो दोस्तों फोर्ब्स के द्वारा अभी हाल ही में
100 सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट जारी की गई है। इसमें 4 भारत की महिलाओं को या भारतवंशी महिलाओं को शामिल किया गया है। इनमें निर्मला सीतारमण जी को भी शामिल किया गया है, तो ये 32वें स्थान पर हैं और निर्मला सीतारमण जी को 5वीं बार इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा रोशनी नादार मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण माजूमदार शाह, इन्हें भी शामिल किया गया है। और दुनिया में सबसे टॉप पर जो पावरफुल महिलाएं हैं उनमें पहला नाम जरूर आप याद रखिएगा, उर्सुला वॉन डेर लेन का है। ये आप देख सकते हैं, ये हैं उर्सुला वॉन डेर लेन। तो ये दुनिया की सबसे पावरफुल महिलाओं में पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दिनेश के त्रिपाठी नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा गरबा। तो गुजरात के नृत्य गरबा को अभी हाल ही में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है और यह भारत की 15वीं सांस्कृतिक धरोहर है जिसे यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। गरबा की अगर हम बात करें तो यह गुजरात का एक लोक नृत्य है और गुजरात के अलावा यह राजस्थान और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्रों में भी काफी प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो टेलर स्विफ्ट को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। दोस्तों, जो टाइम पत्रिका है उसके द्वारा हर साल एक व्यक्ति या संस्था को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया जाता है। तो इस साल टेलर स्विफ्ट को यह पुरस्कार या यह सम्मान दिया गया है। टेलर स्विफ्ट की बात करें तो यह एक अमेरिकी गायिका और गीतकार हैं। 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात जेस्पर ने किस देश को प्रभावित किया है? तो अभी हाल ही में साइक्लोन जेस्पर आया था, तो उसने ऑस्ट्रेलिया देश को प्रभावित किया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विष्णुदेव साय किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो वह छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुए थे और उसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है और उसके नेता विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। विष्णुदेव साय की बात करें तो वह कुनकुरी से विधायक हैं और वह छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 और बहुमत का आंकड़ा कितना है? 46। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 को। कैपिटल इसकी रायपुर है। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। विधानसभा की 90, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 11 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर बेदी को किस देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? आंसर हो जाएगा इटली। तो इटली के द्वारा अभी हाल ही में कबीर बेदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। इस सम्मान से कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, कबीर बेदी कौन है? तो वह एक एक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है अब्दुल्लाही मायर को। तो दोस्तों, सोमालिया के पूर्व शरणार्थी अब्दुल्लाही मायर को 2023 का यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह 1954 में स्थापित किया गया था और इसके अंतर्गत $1,50,000 की राशि प्रदान की जाती है और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या उन संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने शरणार्थियों के लिए काम किया होता है। अगला क्वेश्चन है, भजन लाल शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो वह राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले राजस्थान में भी इलेक्शन हुए थे, उसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है और उसके लीडर भजन लाल शर्मा को अभी हाल ही में नया मुख्यमंत्री चुना गया है। भजन लाल शर्मा जी जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक हैं। इसके अलावा दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा जी। विधानसभा की 200 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? रणथंबोर, सरिस्का, राष्ट्रीय मरु उद्यान मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो दोस्तों, अभी हाल ही में नेपाल में
एक सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर्ड किया गया है और इस प्रकार से वह पहला ऐसा दक्षिण एशियाई देश बना है जहां पर सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर्ड किया गया है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में ही समलैंगिक विवाह की इजाजत दी थी, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा चंद्रनगर, यानी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम अब चंद्रनगर हो गया है। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आप नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा जी, तो उनके द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? कंज्यूमर ऐप। हॉट कुक्ड मील योजना किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। सेफ सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। ब्रज रज उत्सव उत्तर प्रदेश की मथुरा में मनाया गया है और हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो यह नागालैंड राज्य में मनाया गया है। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। दोस्तों, इस महोत्सव को राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो नागालैंड का जो स्थापना दिवस है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तब से इसकी शुरुआत होती है। 10 दिनों तक यह मनाया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा 7वें स्थान पर। तो जर्मनी में स्थित जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत 7वें स्थान पर पहुंच गया है और ये भारत की अब तक की सबसे अच्छी रैंकिंग बताई गई है। दोस्तों, इस सूचकांक में 63 देशों और यूरोपीय संघ के प्रयासों का आकलन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि वह किस विधानसभा सीट से जीतकर आए हैं? तो वह उज्जैन दक्षिण सीट से जीतकर आए हैं। मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी CM भी बनाए गए हैं। कौन कौन? जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला जी। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखिएगा कि डॉक्टर मोहन यादव 2013 में विधायक बने थे। 2018 में दूसरी बार चुनाव जीतकर उच्च शिक्षा मंत्री बने थे। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। भोपाल कैपिटल है। जिलों की संख्या 55 है। राज्यपाल हैं मंगू भाई सुगन भाई पटेल। विधानसभा की 230, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो आंसर है इसका रियाद। तो सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में वर्ल्ड एक्सपो 2030 का आयोजन किया जाएगा। तो रियाद को अभी हाल ही में ये मेजबानी दी गई है। बात करें दोस्तों सऊदी अरब की, तो यह एक खाड़ी का देश है और इसके पड़ोसी देशों में यमन, ओमान, UAE और कुवैत जैसे देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक DCAMP यानी ADC के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा की रहने वाली हैं मनीषा पाढ़ी, तो उन्हें अभी हाल ही में भारत की पहली महिला ADC के रूप में नियुक्त किया गया है। और उनकी नियुक्ति किसने की है? मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ने। ADC को आपने देखा होगा, जब राष्ट्रपति या राज्यपाल जी चलते हैं तो उनके पीछे सेना के कुछ ऑफिसर होते हैं, तो उन्हें ही ADC बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एडक्यूब का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका गुरुग्राम में। तो हरियाणा के गुरुग्राम में अभी हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया गया है। इस अस्पताल में गोली से घायल होने, जलने, सिर या पीठ या छाती पर चोट लगने, हड्डी टूटने या बहुत ज्यादा खून बहने की स्थिति में इलाज किया जा सकता है और इसमें छोटा ऑपरेशन भी किया जा सकता है। तो अगर कभी इमरजेंसी की स्थिति आती है तो इस अस्पताल का उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 1612 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य क्या है? समनो वरुणः। और याद रखिएगा भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरिकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश रैना को किस केंद्र शासित प्रदेश में युवा मतदाता जागरूकता राजदूत घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अभी हाल ही में
पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता राजदूत घोषित किया गया है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस करते हैं। तो मनोरंजन मिश्रा आरबीआई के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। राजकुमार राव चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन बने हैं। एमएस धोनी एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और कैटरीना कैफ राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में अनाक क्राकाटाउ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में स्थित है अनाक क्राकाटाउ ज्वालामुखी, तो उसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था। विश्व की कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, माउंट एटना इटली में, स्ट्राम्बोली इटली में और विसुवियस इटली में और डैमबंद ईरान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने तूफान मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया है? आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो म्यांमार के द्वारा बंगाल की खाड़ी में बने तूफान का नाम मिचोंग दिया गया है। इस तूफान ने भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तबाही मचाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो आर वैशाली भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। और याद रखिएगा कि कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आर वैशाली बनी है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 2024 में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले दोस्तों जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस में होने वाली वेस्टेल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। दोस्तों फ्रांस की अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में है। कैपिटल इसकी पेरिस है। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ वॉर्न। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन तमिलनाडु में किया जाना है। इसका आयोजन 19 से 31 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। 4 शहरों में इसका आयोजन किया जाना है, चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर में। दोस्तों 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। और याद रखिएगा कि जो 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था उसमें पहला स्थान महाराष्ट्र ने और दूसरा स्थान हरियाणा ने और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश ने हासिल किया था। दोस्तों आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? वीर मंगई। अगला क्वेश्चन है, संसद में पारित विधेयक में इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय न्याय संहिता को। तो दोस्तों अब हमारे देश में आईपीसी की जगह बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को स्थापित किया गया है। तो अभी कुछ कानून बदले हुए हैं, जैसे 1860 का आईपीसी जो था उसको अब भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाएगा और जो 1898 का सीआरपीसी था उसको अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहा जाएगा और जो 1872 का इंडियन एविडेंस कोड था उसे भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में दिल्ली विश्वविद्यालय का कौन सा स्थान है? तो उसका 220वां स्थान है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1397 संस्थानों में 220वां स्थान हासिल किया है। दोस्तों याद रखिएगा कि पहले स्थान पर टोरंटो विश्वविद्यालय, दूसरे स्थान पर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और तीसरे स्थान पर मैनचेस्टर विश्वविद्यालय है। और भारतीय संस्थानों की रैंकिंग की बात करें तो इसमें डीयू 220वें, आईआईटी बॉम्बे 303वें, आईआईटी मद्रास 344वें और आईआईटी खड़गपुर 349वें, आईआईटी रुड़की 387वें और आईआईटी दिल्ली 426वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष झा किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो अशोक बागले के स्थान पर संतोष झा को श्रीलंका में भारत का राजदूत बनाया गया है। श्रीलंका की बात करें तो राजधानी इसकी कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा है। राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने, करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। दोस्तों श्रीलंका और भारत को मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य अलग करते हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें और इसके अलावा दोस्तों को शेयर भी कर दें।
हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।